नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ कृष्णा चंद में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री में संगम काल। और इस संगम काल का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है पढ़ेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम जो TRE 4 और TRE 5 जो टीचर्स एग्ज़ाम होते हैं जिसके लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं और इसमें आज ये हमारा संगम काल के क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं। और ये संगम काल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। तो इस प्रकार से आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, संगम युग में उरायूर किस लिए विख्यात था? ऑप्शन ए, मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन सी, विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र। ऑप्शन डी, आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जो संगम युग में उरायूर था वह कपास के व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र था। एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि संगम काल में उरायूर सूती वस्त्र एवं कपास के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। उरायूर नामक स्थान पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में हुई थी। इसकी चर्चा, उरायूर नामक स्थान की चर्चा पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी में भी इसकी चर्चा हुई है तथा मदुरा वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? ऑप्शन ए, कदम्ब। ऑप्शन बी, चेर। ऑप्शन सी, चोल। ऑप्शन डी, पांड्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, कदम्ब। कदम्ब राजवंश में जो कदम्ब राजवंश है इनका संगम साहित्य में उल्लेख नहीं है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि संगम साहित्य केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त होता है। संगम साहित्य में इन राज्यों के विविध राजाओं के शासनकाल का स्पष्ट निर्धारण तिथि न होने पर भी संगम साहित्य में कृष्णा नदी के दक्षिण में सुदूर प्रायद्वीप तक राजनीतिक गतिविधियों पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और कदम्ब या अन्य किसी राजवंश का उल्लेख इस संगम साहित्य में नहीं है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, संगम काल में तमिल में महाभारत किसने लिखी? ऑप्शन ए, पेरुवेंदेवनार तथा दूसरा ऑप्शन है विल्लीपुतुर। तीसरा ऑप्शन सी है कंबन। ऑप्शन डी है कुट्टन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, विल्लीपुतुर। जो संगम काल में तमिल महाभारत थी उसको विल्लीपुतुर ने लिखी थी। और इसका एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है, सर्वप्रथम संगम काल में महाभारत का तमिल में अनुवाद विल्लीपुतुनार ने किया और इसके बाद पल्लव काल में पेरुवेंदेवनार ने भारत वेड़वा नाम से महाभारत का तमिल में अनुवाद किया तथा तेलुगु में महाभारत की रचना नन्नया और तिकन्ना ने किया। तो इस प्रकार से नन्नया और तिकन्ना तेलुगु में और भारत वेड़वा नाम से जाना जाता था, जिसका अनुवाद पल्लव काल के पेरुवेंदेवनार ने किया तथा तमिल में विल्लीपुतुनार ने किया। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के संगम काल के जो 3 क्वेश्चंस रहे हैं, 3-4 या क्वेश्चंस ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे। अब गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी कुषाण, ऑप्शन सी मौर्य, ऑप्शन डी वर्धन,
ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। जो गुप्त वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, ये इनका एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हैं इनको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ऑप्शन ए बुद्धगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका दिया हुआ है, एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है, जो कि हमारे इस ऑप्शन में नहीं है। एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरण अभिलेख का संबंध भानुगुप्त से है। और एरण अभिलेख से पता चलता है कि भानुगुप्त का मित्र गोपराज हूणों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, और गोपराज की पत्नी अपने पति के शव के साथ अग्नि में समाधि ले ली थी। यह सती प्रथा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, हरिसेन किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त शासक का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन है कि पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी विष्णु शर्मा, और ऑप्शन डी है विशाख दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं? ऑप्शन ए मौर्य काल, ऑप्शन बी गुप्त कला, ऑप्शन ए है मौर्य कला, ऑप्शन बी है गुप्त कला, ऑप्शन सी है राष्ट्रकूट कला, ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, गुप्त कला। जो झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर है और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां, ये गुप्त कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए श्रीगुप्त, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी पुष्यमित्र, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थे जिन्हें प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं जो पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 9। यानी इलाहाबाद के स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के 9 शासकों का जिक्र किया गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था?
ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी है शूद्रक, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, हरिसेन। अगला क्वेश्चन है समुद्रगुप्त के विजय का उल्लेख किस में मिलता है? ऑप्शन ए मथुरा शिलालेख में, ऑप्शन बी गिरनार अभिलेख में, ऑप्शन सी है ऐहोल अभिलेख में, ऑप्शन डी इलाहाबाद अभिलेख में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, इलाहाबाद अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शुंग वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, गुप्त वंश। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी प्रतिहार युग, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन युग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों के सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? ऑप्शन ए गुप्त वंश, ऑप्शन बी पाल वंश, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट वंश, ऑप्शन डी प्रतिहार वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, गुप्त वंश के जो शासक थे मंदिर के वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? ऑप्शन ए उपज का चौथा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठा भाग, ऑप्शन सी उपज का आठवां भाग, ऑप्शन डी उपज का आधा भाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, उपज का छठा भाग। अगला क्वेश्चन है किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? ऑप्शन ए है आर एस त्रिपाठी, ऑप्शन बी है आर एस शर्मा, ऑप्शन सी है राधा कुमुद मुखर्जी, ऑप्शन डी है डी सी सरकार, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, आर एस सरकार। अगला क्वेश्चन है गुप्त स्वर्ण मुद्राएं उनके अभिलेखों में किस नाम से अंकित हैं? ऑप्शन ए कारसापड़, ऑप्शन बी पड़, ऑप्शन सी शतमान, ऑप्शन डी दीनार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दीनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए सुश्रुत, ऑप्शन बी सौमिल्य, ऑप्शन सी शूद्रक, ऑप्शन डी सौन, ऑप्शन ई है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। इसके जो तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ई इज राइट। तो गुप्त काल में जो औषधि के क्षेत्र में जो जाने जाते थे उसमें से दो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक थे चरक और एक थे सुश्रुत। तो इस प्रकार से इसमें दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पर कि गुप्त काल में चिकित्सा से संबंधित जो नहीं थे, भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति चरक और सुश्रुत थे। इन दोनों का संबंध मौर्योत्तर काल से है। तो उसका जो आंसर दिया हुआ है यहाँ पर कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो गुप्त काल में जो औषधि के क्षेत्र में कार्य में जाने जाते थे उनमें से कोई भी नहीं थे। और यह बताया गया है कि किस प्रकार से गुप्त काल में भारत में चिकित्सा से संबंधित दो महत्वपूर्ण व्यक्ति, एक चरक दूसरे सुश्रुत, इन दोनों का नाम मौर्योत्तर काल से है तथा ताम्र लिपि बंदरगाह का उपयोग गुप्त काल में उत्तर भारत के व्यापार के लिए किया जाता था। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है, यह आर्यभट्ट ने कहा है। सूर्यास्त और सूर्योदय होता है, यह आर्यभट्ट ने कहा है। गुप्त काल में बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था और देवगढ़ का दशावतार मंदिर गुप्तकालीन का स्थापत्य का उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त काल का मंदिर है? ऑप्शन ए उड़ीसा का लिंगराज मंदिर, ऑप्शन बी खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर, ऑप्शन सी है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ऑप्शन डी है महाबलीपुरम का शोर तटवर्तीय मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट, देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो गुप्त काल का मंदिर था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तरोत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? ऑप्शन ए है कल्याण, ऑप्शन बी है ताम्रलिपि, ऑप्शन सी भड़ौच, ऑप्शन डी कैम्बे, ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, जो गुप्त काल में ताम्रलिपि था उसमें बंदरगाह का उत्तरीय भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। तो गाइज आज का ये हमारा 201 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, जिसमें हमने संगम काल के क्वेश्चंस और गुप्तोत्तर काल के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है सेशन। तो थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।